क्या वैज्ञानिकों ने आत्मा के होने का सबूत ढूंढ लिया है? सोचिए जरा। हमारे शरीर से एक अजीब सी रोशनी निकलती है, एक आभा जिसे खास तरह के उपकरणों से देखा जा सकता है। और ये एक ऐसी चमक है जो सिर्फ जिंदा प्राणियों में दिखती है और मौत के ठीक बाद गायब हो जाती है। तो आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। पहले हम इस रहस्यमय चमक को समझेंगे, फिर इसकी आत्मा से जुड़ी थ्योरी को जानेंगे और देखेंगे कि क्या इसका कोई केमिकल कनेक्शन भी है। और फिर हम पहुंचेंगे उस जापानी खोज तक जिसने इस राज से पर्दा उठाया और जिससे मेडिकल साइंस में एक क्रांति आ सकती है। अंत में हम विज्ञान और छद्म विज्ञान के फर्क को भी समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस रहस्यमयी चमक की जिसने दशकों तक वैज्ञानिकों और दार्शनिकों दोनों को ही उलझाए रखा। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। ये इस पूरे रहस्य की जड़ हैं। बाईं तरफ एक जिंदा इंसान है जिसके चेहरे के आसपास एक हल्की हरी पीली रोशनी दिख रही है। अब ध्यान दीजिए, ये शरीर की गर्मी यानी बॉडी हीट नहीं है। इंफ्रारेड तस्वीरों में गर्मी शरीर के बीच के हिस्सों में सबसे ज्यादा दिखती है, लेकिन यहाँ चमक चेहरे पर है। और दाईं तरफ एक मृत व्यक्ति की तस्वीर, एकदम नीली और बेजान। ये चमक ही जिंदगी का वो निशान है जो मौत के साथ ही मिट जाता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये है क्या भला? क्या ये कोई लाइफ फोर्स है, कोई जीवन ऊर्जा जिसे कई लोग आत्मा कहते हैं, या फिर इसका कोई बहुत ही सीधा साधा वैज्ञानिक कारण है? और बस यहीं से दो अलग-अलग कहानियां, दो अलग-अलग विचारधाराएं शुरू होती हैं। चलिए पहले उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने इस चमक में आत्मा, चेतना और एक आध्यात्मिक ऊर्जा का सबूत देखा। ये कहानी शुरू हुई 1923 में एलेक्जेंडर गुरविच के साथ, जिनका मानना था कि हमारी कोशिकाएं एक अनदेखी रोशनी के जरिए आपस में बात करती हैं। फिर दशकों बाद 70 के दशक में फ्रिट्ज एल्बर्ट पॉप ने इस आइडिया को एक नया नाम दिया, बायोफोटॉन। उनका मानना था कि ये कोई मामूली रोशनी नहीं बल्कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम है। और 90s के दशक आते आते कोरोटकॉफ जैसे विचारकों ने तो इसे सीधे सीधे चेतना से ही जोड़ दिया। तो ये बायोफोटॉन क्या चीज है? देखिए, पॉप के हिसाब से ये हमारे सेल से निकलने वाला सिर्फ कोई कचरा या बेकार की रोशनी नहीं थी। उन्होंने सोचा कि ये एक सिस्टमैटिक, जानकारी से भरी हुई रोशनी है, एक तरह का बायोलॉजिकल मोर्स कोड, जिससे हमारे सेल्स आपस में बात करते थे। डीएनए रिपेयर से लेकर ग्रोथ तक सब कुछ इसी से कंट्रोल होता था। पॉप का सबसे बड़ा दावा ये था कि ये रोशनी कोहेरेंट थी, बिल्कुल एक लेजर की तरह, जिसकी सारी तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं ताकि मैसेज एकदम क्लियर पहुंचे। ये किसी आम लाइट बल्ब की इनकोहेरेंट रोशनी जैसी नहीं थी, जो हर तरफ बिखर जाती है और जिसका कोई मतलब नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा दावा था, मतलब कि हमारे शरीर के अंदर एक तरह का बायोलॉजिकल इंटरनेट काम कर रहा है। और इस सोच को सबसे आगे लेकर गए कॉन्स्टेंटिन कोरोटकोव। उन्होंने अपनी किताब में तो यहाँ तक दावा कर दिया कि जब किसी की मौत होती है तो उसका शरीर अगले 24 से 48 घंटों में धीरे धीरे अपनी चेतना को एक आभा की तरह छोड़ता है, मानो शरीर से आत्मा निकल रही हो। उन्होंने ये भी कहा कि मौत कैसे हुई है उससे इस आभा का पैटर्न भी बदल जाता है। लेकिन जहां एक तरफ लोग इसे आत्मा से जोड़ रहे थे, वहीं वैज्ञानिकों का एक दूसरा ग्रुप एक बिल्कुल अलग, ज्यादा जमीनी जवाब ढूंढ रहा था। उनका मानना था कि इस चमक के पीछे का कारण आध्यात्मिक नहीं बल्कि केमिकल है। ये सोच भी 1930 के आसपास ही शुरू हुई थी, जब कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि ये चमक शरीर में होने वाले आम केमिकल रिएक्शंस का एक साइड इफेक्ट हो सकती है। 1950 तक इसे सीधे सीधे पौधों के मेटाबॉलिज्म से जोड़ दिया गया। उनका सिद्धांत बहुत सरल था, ये रोशनी कोई मैसेज नहीं है, ये तो बस हमारे शरीर के इंजन से निकलने वाला धुआं है। और सबसे बड़ा फर्क ये था कि इनके सारे रिसर्च पीयर रिव्यूड साइंटिफिक जर्नल्स में छप रहे थे, जिन्हें दूसरे वैज्ञानिक भी जांच परख सकते थे। इस पूरी प्रक्रिया का एक साइंटिफिक नाम भी है, केमिल्यूमिनेसेंस। इसका मतलब है जब कोई केमिकल रिएक्शन रोशनी पैदा करता है, बिल्कुल जुगनू की तरह। इन वैज्ञानिकों का कहना था कि ये तथाकथित बायोफोटॉन कोई रहस्य नहीं है, ये तो बस हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म का एक जाना माना साइड इफेक्ट है। तो दशकों तक ये दोनों थ्योरी साथ साथ चलती रहीं, एक तरफ आत्मा और चेतना और दूसरी तरफ केमिस्ट्री। फिर 90 के दशक में जापान से एक वैज्ञानिक और एक ऐसी क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी सामने आई जिसने इस पूरी बहस पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगा दिया। मसाकी कोबायाशी नाम के एक बायोफिजिसिस्ट ने एक कमाल का कैमरा बनाया जो इतना ज्यादा सेंसिटिव था कि आप सोच भी नहीं सकते।
इसे -120 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता था ताकि ये रोशनी के एक एक कण मतलब एक एक फोटॉन को पकड़ सके। ये टेक्नोलॉजी सच में एक गेम चेंजर थी। इसने हमें उस चमक को उस तरह देखने की ताकत दी जैसा पहले कभी मुमकिन नहीं था। कोबायाशी के एक्सपेरिमेंट के हीरो थे कुछ मॉलिक्यूल्स जिन्हें कहते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज या शॉर्ट में ROS। आप इन्हें हमारे सेल्स का धुआं या एग्जॉस्ट समझ सकते हैं। जब भी हमारे सेल्स ऊर्जा बनाते हैं या किसी तरह के स्ट्रेस में होते हैं तो वे इन अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स को छोड़ते हैं। कोबायाशी का एक्सपेरिमेंट बहुत ही सिंपल लेकिन जीनियस था। उन्होंने दो पौधे लिए और दोनों को एक वायरस से इन्फेक्ट कर दिया ताकि उनके अंदर मेटाबॉलिक स्ट्रेस बढ़े। फिर एक पौधे में उन्होंने एक एंटीऑक्सीडेंट डाल दिया जो ROS को खत्म कर देता है। नतीजा एकदम साफ। जिस पौधे में एंटीऑक्सीडेंट नहीं था, इन्फेक्टेड हिस्सों में उसकी चमक आसमान छूने लगी, और जिस पौधे में एंटीऑक्सीडेंट था उसकी चमक 50 से 80% तक गिर गई। ये एक सीधा साधा कॉज एंड इफेक्ट था। एंटीऑक्सीडेंट्स ने ROS को कम किया तो चमक भी कम हो गई। यहाँ से एक बात तो शीशे की तरह साफ हो गई, ये जो चमक है इसका आत्मा या चेतना से कोई लेना देना नहीं है। ये तो बस हमारे शरीर में होने वाले मेटाबॉलिक स्ट्रेस और ROS की एक्टिविटी का एक सीधा साधा नतीजा है। तो क्या इस खोज ने एक खूबसूरत रहस्य को खत्म कर दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि सच तो ये है कि जो वैज्ञानिक सच्चाई सामने आई वो उस मिथक से कहीं ज्यादा पावरफुल और काम की चीज निकली। और ये बहुत बहुत जरूरी खोज है। कोबायाशी ने पाया कि कैंसर सेल्स नॉर्मल सेल्स के मुकाबले 4.7 गुना ज्यादा चमकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो बेतहाशा बढ़ते हैं जिससे जबरदस्त मेटाबॉलिक स्ट्रेस और ROS पैदा होता है। वो लिटरली मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। अब जरा सोचिए इसके मतलब के बारे में। हम कैंसर को ट्यूमर बनने से भी पहले पकड़ सकते हैं, सिर्फ सेल्स की चमक देखकर। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इस टेक्नोलॉजी से हम अपनी बॉडी क्लॉक को ट्रैक कर सकते हैं, सूरज से स्किन को होने वाले डैमेज को नाप सकते हैं, और यहाँ तक कि एक कैटरपिलर को तितली बनते हुए देख सकते हैं। ये मेडिकल और बायोलॉजी की दुनिया के लिए एक क्रांतिकारी टूल है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें दुनिया को समझने के दो अलग-अलग नजरियों के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। एक तरफ थी आत्मा वाली थ्योरी जो किताबों, कॉन्फ्रेंस और कहानियों पर टिकी थी, लेकिन जिसे कभी साबित नहीं किया जा सका। इसका नतीजा निकला छद्म विज्ञान और रहस्यमयी बातें। और दूसरी तरफ था साइंटिफिक मेथड जो कंट्रोल्ड, पीयर रिव्यूड एक्सपेरिमेंट्स पर आधारित था। और इसका नतीजा है ऐसी टेक्नोलॉजी जो शायद जाने बचा सकती है। तो अंत में सवाल यही है, असल में ज्यादा अद्भुत क्या है? एक रहस्यमयी आभा का वो ख्याल जिसमें हम शायद यकीन करना चाहते हैं, या फिर वो बायोलॉजिकल सिग्नल जिसकी खोज एक दिन किसी की जिंदगी बचा सकती है? शायद असली जादू इसी में छिपा है।